नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेश और स्वागत करता हूं आप सभी का आप लोगों के अपने चैनल उत्तर पाठशाला में। दोस्तों, आज है 10 सितंबर और आज हम करने वाले हैं 10 सितंबर से रिलेटेड सभी करंट अफेयर्स का डीपली डिस्कशन, जो आपके एग्जाम पर्पस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आप ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल उत्तर पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए। अब बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों, जिससे चैनल से रिलेटेड सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। आप हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। हमारे सभी सोशल हैंडल्स के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। चैनल से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप हमें हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं 10 सितंबर के करंट अफेयर्स। और आज का पहला करंट अफेयर है, वेंकैया नायडू ने जारी की द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट। तो जी हाँ दोस्तों, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया टाइटल रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट को पॉलिसी वकालत करने वाले संगठन मोबाइल क्रैश द्वारा तैयार किया गया है। रिपोर्ट देश में स्वास्थ्य और पोषण पर तैयार की गई है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में 21% में से 6 साल से कम उम्र के 159 मिलियन बच्चे कुपोषित हैं, 36% कम वजन का शिकार हैं और 38% पूर्ण टीकाकरण प्राप्त नहीं कर पाते हैं। बाल पोषण, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और अन्य सुरक्षा सेवाओं पर किए खर्च के विश्लेषण के अनुसार भारत में 2018 से 2019 के दौरान प्रति बच्चे 1,723 रुपए खर्च किए गए हैं, जो पूरी योग्य आबादी को कवर करने के लिए अपर्याप्त हैं। इसके अलावा रिपोर्ट में यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स के आधार पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों की सूची भी तैयार की गई है। बात करें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की, तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में पहले नंबर पे है केरला, दूसरे नंबर पे है गोवा, तीसरे नंबर पे है त्रिपुरा, चौथे नंबर पे है तमिलनाडु और पांचवें नंबर पे है दोस्तों मिजोरम। और बात करें सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों के बारे में, तो सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में पहले स्थान पर है बिहार, दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश, तीसरे स्थान पर है झारखंड, चौथे स्थान पर है मध्य प्रदेश और पांचवें स्थान पर है दोस्तों छत्तीसगढ़। तो ये थे दोस्तों सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य। तो जी हाँ दोस्तों, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है दोस्तों। अगला करंट अफेयर है, पीएम मोदी ने जयपुर में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया है दोस्तों। तो जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राजस्थान के जयपुर में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया है। पत्रिका गेट का निर्माण जयपुर के जवाहरलाल नेहरू मार्ग के पत्रिका समाचार समूह द्वारा किया गया है दोस्तों। पीएम मोदी ने राजस्थान पत्रिका समूह के प्रधान संपादक और पत्रिका समाचार समूह के अध्यक्ष गुलाब कोठरी द्वारा लिखित 2 पुस्तकें संवाद उपनिषद और अक्षय यात्रा को भी विमोचित किया है दोस्तों। तो दोस्तों, ये 2 पुस्तकें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जो नाम क्या क्या है जिनका, संवाद उपनिषद और अक्षर यात्रा। बात करें पत्रिका गेट के बारे में, तो पत्रिका गेट एक स्मारक है जो राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत और स्थापत्य शैली को दर्शाता है। यह स्मारक एक संरचना में राजस्थान की कला, शिल्प और सांस्कृतिक विरासत को एकीकृत करने का एक प्रयास है। पत्रिका गेट के डिजाइन में राजस्थान के सभी हिस्सों की संस्कृति, जीवन शैली और वास्तुकला शामिल है, जो श्री गंगानगर से बांसवाड़ा तक और जैसलमेर से भरतपुर तक है। यह जयपुर का दक्षिणी द्वार है दोस्तों। अब पत्रिका गेट का उद्घाटन किया गया है राजस्थान के जयपुर में। तो ये रहा दोस्तों मैप में राजस्थान। बात करें राजस्थान के बारे में, तो राजस्थान भारत गणराज्य का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। उसके पश्चिम में पाकिस्तान, दक्षिण पश्चिम में गुजरात, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश, उत्तर में पंजाब, उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश और हरियाणा है। राज्य का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। 2011 की गणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर 66.11% है। जयपुर राज्य की राजधानी है। भौगोलिक विशेषताओं में पश्चिम में थार मरुस्थल और घग्गर नदी का अंतिम छोर है। विश्व की पुरातन श्रेणियों में प्रमुख अरावली श्रेणी राजस्थान की एकमात्र पर्वत श्रेणी है, जो कि पर्यटन का केंद्र है। माउंट आबू और विश्वविख्यात दिलवाड़ा मंदिर सम्मिलित करती है। पूर्वी राजस्थान में 2 बाघ अभ्यारण्य विश्व प्रसिद्ध रणथंभौर एवं सरिस्का हैं और भरतपुर के समीप
केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, जो सुदूर साइबेरिया से आने वाली सरसों और बड़ी संख्या में स्थानीय प्रजाति के अनेकानेक पक्षियों के संरक्षित आवास के रूप में विकसित किया गया है। दोस्तों, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा 1985 में दिया गया था और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त करने वाला एकमात्र अभ्यारण्य है। दोस्तों, राजस्थान की राजधानी है दोस्तों जयपुर, और वहां का सबसे बड़ा शहर भी है जयपुर, और राजस्थान की राजभाषा है हिंदी और ब्रज भाषा। राजस्थान का गठन हुआ था दोस्तों 1 नवंबर 1956 को, और राज्य के राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा और मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। राजस्थान का जो विधानमंडल है दोस्तों, वो एक सदनीय विधानमंडल है, जिसकी विधानसभा में 200 सीटें हैं, और राजस्थान से राज्यसभा के लिए 10 सीटें और लोकसभा के लिए दोस्तों 25 सीटें हैं। राजस्थान का जो उच्च न्यायालय है दोस्तों, वो है राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर। अगला करंट अफेयर है, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने यूजी पाठ्यक्रमों के लिए आपका मित्र चैटबॉट लॉन्च किया है। दोस्तों, तो जी हाँ दोस्तों, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नए शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए सरकारी सहायता प्राप्त और स्व-वित्त पोषित कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएट यानी कि यूजी पाठ्यक्रमों के लिए शैक्षिक व्हाट्सएप चैटबॉट आपका मित्र और ऑनलाइन प्रवेश प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। बात करें आपका मित्र के बारे में, तो आपका मित्र छात्रों के लिए प्रवेश संबंधी प्रश्नों के जवाब देने के लिए अपनी तरह का पहला शैक्षिक व्हाट्सएप चैटबॉट है। छात्र प्रवेश और छात्रवृत्ति के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट नंबर 7419444449 पर मैसेज भेज सकते हैं। ऑनलाइन प्रवेश प्लेटफॉर्म, इस नए प्लेटफॉर्म का उपयोग करके छात्र घर पर रहकर पूरी प्रवेश प्रक्रिया को पूरा करने में सक्षम होंगे। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उच्च शिक्षा विभाग द्वारा तैयार की गई ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं अर्थात मानविकी और सामाजिक विज्ञान की जर्नल को भी लॉन्च किया है। ऑनलाइन प्रणाली से प्रवेश प्रक्रिया को मजबूत करने और इसे पारदर्शी बनाने की उम्मीद है। अब दोस्तों, आपका मित्र जो व्हाट्सएप चैटबॉट है, उसे लॉन्च किया है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। तो ये रहा दोस्तों मैप में हरियाणा। बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा उत्तर भारत का एक राज्य है जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है। इसकी सीमाएं उत्तर में पंजाब और हिमाचल प्रदेश, दक्षिण एवं पश्चिम में राजस्थान से जुड़ी हुई हैं। यमुना नदी इसके उत्तर प्रदेश राज्य के साथ पूर्वी सीमा को परिभाषित करती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली हरियाणा से 3 ओर से घिरी हुई है, और फलस्वरूप हरियाणा का दक्षिणी क्षेत्र नियोजित विकास के उद्देश्य से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल है। यह राज्य वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य निवास स्थान है। इस क्षेत्र में विभिन्न निर्णायक लड़ाइयां भी हुई हैं, जिसमें भारत का अधिकतर इतिहास समाहित है। इसमें महाभारत का महाकाव्य युद्ध भी शामिल है। हिंदू मतों के अनुसार महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ। इसमें भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का वादन किया। इसके अलावा यहाँ 3 पानीपत की लड़ाइयां हुई। ब्रितानी भारत में हरियाणा पंजाब राज्य का अंग था, जिसे 1966 में भारत के 17वें राज्य के रूप में पहचान मिली। वर्तमान में खाद्यान्न और दुग्ध उत्पादन में हरियाणा देश में प्रमुख राज्य है। इस राज्य के निवासियों का प्रमुख व्यवसाय कृषि है। समतल कृषि भूमि निमज्जक कुओं और नहर से सिंचित की जाती है। 1960 के दशक की हरित क्रांति में हरियाणा का भारी योगदान रहा, जिससे देश खाद्यान्न संपन्न हुआ। दोस्तों, हरियाणा की जो राजधानी है दोस्तों, वह है चंडीगढ़, और हरियाणा का सबसे बड़ा शहर है फरीदाबाद। और हरियाणा में 22 जिले हैं, और हरियाणा की राजभाषा है हिंदी, हरियाणवी और पंजाबी। और हरियाणा का गठन हुआ था दोस्तों 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य, और हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा का जो विधानमंडल है एक सदनीय विधानमंडल है, जिसकी विधानसभा में 90 सीटें हैं। हरियाणा से राज्यसभा के लिए 5 सीटें और लोकसभा के लिए दोस्तों 10 सीटें हैं। हरियाणा का उच्च न्यायालय है दोस्तों पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय। अगला करंट अफेयर है, व्हाट्सएप ने साइबर सुरक्षा अभियान चलाने के लिए सीपीएफ के साथ साझेदारी की है दोस्तों। तो जी हाँ दोस्तों, फेसबुक स्वामित्व वाले व्हाट्सएप ने छात्रों में साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए साइबर पीस फाउंडेशन सीपीएफ के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी का लक्ष्य इस वर्ष के अंत तक पैन इंडिया कार्यक्रम के तहत दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र सहित 5 भारतीय राज्यों के लगभग 15,000 छात्रों तक पहुंच बनाना है। सीपीएफ, यूनिसेफ और राज्य पुलिस अधिकारियों के परामर्श से बच्चों के लिए ऑनलाइन सुरक्षा बढ़ाने के लिए युक्तियों और अभिभावकों
के साथ सह-निर्मित पाठ्यक्रम का उपयोग करते हुए शिक्षकों, अभिभावकों और छात्रों को प्रशिक्षित करेगा। इन प्रशिक्षण सत्रों के अंत में जानकारी को और अधिक संस्थागत रूप दिए जाने के लिए प्रतिभागी एक साइबर पीस क्लब बनाएंगे और मार्गदर्शन का प्रबंधन किया जाए, जिसे अन्य छात्र ऑनलाइन बाल सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए संदर्भित कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें साइबर पीस फाउंडेशन के संस्थापक और अध्यक्ष के बारे में, तो साइबर पीस फाउंडेशन के संस्थापक और अध्यक्ष हैं विनीत कुमार, और साइबर पीस फाउंडेशन की स्थापना हुई थी दोस्तों 2003 में, और साइबर पीस फाउंडेशन का मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो दोस्तों, व्हाट्सएप ने साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाने के लिए साइबर पीस फाउंडेशन के साथ साझेदारी की है। अगला करंट अफेयर है, बैंक ऑफ इंडिया ने अपने 115वें स्थापना दिवस पर लॉन्च किया सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड। तो जी हां दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया ने अपने 115वें स्थापना दिवस के अवसर पर बीओआई के ज्यादा आय वाले अथवा औसतन 10 लाख रुपए और उससे अधिक का तिमाही औसत बैलेंस बनाए रखने वाले व्यक्तियों के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संपर्क रहित डेबिट कार्ड सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। बात करें सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड की विशेषताओं के बारे में, तो इस कार्ड में पीओएस और ई कॉमर्स पर 5 लाख और एटीएम पर 1 लाख तक की खर्च सीमा होगी। अन्य सुविधाओं में लाउंज एक्सेस प्रति तिमाही और यात्रा, रिटेल, भोजन, जीवन शैली, मनोरंजन, लग्जरी होटल, ऑनलाइन शॉपिंग पर रिवार्ड पॉइंट आदि शामिल हैं। साथ ही यह धोखाधड़ी वाले लेन देन के लिए बीमा भी प्रदान करेगा। दोस्तों, तो बैंक ऑफ इंडिया ने अपने 115वें स्थापना दिवस पर लॉन्च किया है सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड। अब बात करें बैंक ऑफ इंडिया की, तो बैंक ऑफ इंडिया एक पब्लिक सेक्टर का बैंक है जिसकी टैगलाइन है दोस्तों रिलेशनशिप्स बियॉन्ड बैंकिंग, और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 7 सितंबर 1906 में, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, भारत में। और वर्तमान में इसके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है जी पद्मनाभन, और वर्तमान में बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ हैं अतानु कुमार दास। नेक्स्ट करंट अफेयर है, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया है दोस्तों 8 सितंबर को। तो हर साल 8 सितंबर को विश्व स्तर पर अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। यह दिन व्यक्तियों, समुदायों और समाजों के लिए साक्षरता का महत्व और अधिक साक्षर समाजों के लिए गहन प्रयासों की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। बात करें अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2020 की जो थीम है उसके बारे में, तो अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2020 का विषय विशेष रूप से लिटरेसी, टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड में शिक्षकों की भूमिका और शिक्षा की भूमिका पर केंद्रित है। तो क्या है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2020 की थीम? दोबारा दोहरा दूं, लिटरेसी, टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। यह विषय जीवन भर सीखने के परिप्रेक्ष्य में साक्षरता सीखने पर प्रकाश डालता है, और इस तरह यह मुख्य रूप से युवाओं के वयस्कों पर ध्यान केंद्रित है। बात करें अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस के इतिहास की, तो यूनेस्को द्वारा 1966 में 8 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस घोषित किया गया था, ताकि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को व्यक्तियों, समुदायों और समाजों के लिए साक्षरता के महत्व के बारे में जागरूक किया जा सके और अधिक साक्षर समाजों के लिए गहन प्रयासों को गति प्रदान की जा सके। दोस्तों, अगला करंट अफेयर है, इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक मनाया गया है दोस्तों 9 सितंबर को। तो जी हां दोस्तों, इस साल 9 सितंबर को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक यानी शिक्षा को हमलों से बचाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। वर्ष 2020 में पहली बार शिक्षा को हमलों से बचाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन 35 संकटग्रस्त देशों में रहने वाले 75 मिलियन 3 से 18 वर्ष के बच्चों की दुर्दशा और उनकी शैक्षिक सहायता की तत्काल आवश्यकता पर ध्यान आकर्षित करने के लिए मनाया जाता है। यह इन बच्चों पर निरंतर हिंसा के प्रभावों और शिक्षा तक पहुंचने की उनकी क्षमता पर चिंता व्यक्त करता है, जिसके चलते उन शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है जिनके प्रतिष्ठान कोविड-19 महामारी के कारण अस्थायी रूप से बंद पड़े हैं। तो इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक 9 सितंबर को मनाया गया है दोस्तों, और ये इस बार पहली बार मनाया गया है। बात करें इसके इतिहास की, तो इस दिन की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक सर्वसम्मत निर्णय द्वारा की गई थी, जिसमें संघर्ष से प्रभावित देशों में रहने वाले लाखों बच्चों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यूनेस्को और यूनिसेफ का आह्वान किया गया था। इस दिन मनाए जाने का प्रस्ताव कतर द्वारा प्रस्तुत किया गया था और 62 देशों द्वारा सह प्रायोजित किया गया था। दोस्तों,
इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक 9 सितंबर को मनाया गया है। यह पहली बार मनाया गया है 2020 में, और इसको मनाने के लिए जो प्रस्ताव दिया गया था वो कतर के द्वारा दिया गया था, ये आपने याद रखना है। अगला करंट अफेयर है, भारत रेडियो खगोल विज्ञान के जनक गोविंद स्वरूप का निधन हो गया है दोस्तों। तो जी हाँ दोस्तों, भारत के रेडियो खगोल विज्ञान के जनक प्रोफेसर गोविंद स्वरूप का निधन हो गया है। उनका जन्म 23 मार्च 1929 को ठाकुरद्वार यूनाइटेड प्रांत ब्रिटिश भारत यानी कि वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश है में हुआ था। वह टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स के राष्ट्रीय केंद्र के संस्थापक निदेशक थे। गोविंद स्वरूप ऊटी रेडियो टेलीस्कोप और डायंट मेटुवे रेडियो टेलीस्कोप की अवधारणा, डिजाइन और स्थापना के पीछे प्रमुख व्यक्ति थे, जिन्होंने भारत को रेडियो खगोल विज्ञान अनुसंधान के लिए अग्रणी देशों की सूची में लाकर खड़ा कर दिया था। वह खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के कई क्षेत्रों में अपने महत्वपूर्ण अनुसंधान योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान के जनक गोविंद स्वरूप का निधन हो गया है। तो ये थे दोस्तों भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान के जनक गोविंद स्वरूप। बात करें गोविंद स्वरूप की उपलब्धियों के बारे में, तो उन्हें 1973 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उन्होंने 1975 से 77 के दौरान भारतीय खगोलीय सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। उनके नेतृत्व में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स के सबसे मजबूत समूह का संगठन किया गया, जो दुनिया में सबसे अच्छा समूह माना जाता है। इसके अलावा उन्हें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1972 में दिया गया। भौतिकी के लिए TWS पुरस्कार 1988 में, HK फिरोदिया पुरस्कार 2001 में और ग्रोट रोबर मेडल 2007 सहित अन्य कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। वह प्राकृतिक ज्ञान में सुधार के लिए रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के फेलो होने के अलावा अन्य कई संस्थानों के सदस्य भी थे दोस्तों। अगला करंट अफेयर है, संविधान की वकालत करने वाले स्वामी केशवानंद भारती का निधन हो गया है दोस्तों। तो जी हाँ दोस्तों, केरल स्थित इडनीर मठ के प्रमुख केशवानंद भारती का निधन हो गया है। वे सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय की किसी भी परिस्थिति में संविधान की मूल संरचना को संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता कि याचिकाकर्ता के रूप में प्रसिद्ध थे। तो केशवानंद द्वारा 1973 में याचिका दायर की गई थी, जिसमें केरल सरकार द्वारा मठ की संपत्ति पर प्रतिबंध लगाने के कार्यों को चुनौती दी गई थी। केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 13 सदस्यीय संविधान पीठ ने बहुमत 7-6 के आधार पर यह फैसला दिया था कि हालांकि संसद के पास व्यापक शक्तियां, लेकिन किसी भी स्थिति में संविधान की मूलभूत संरचना में बदलाव नहीं किया जा सकता और नहीं संसद द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। इसकी इन्होंने वकालत की थी दोस्तों। तो दोस्तों, संविधान की वकालत करने वाले स्वामी केशवानंद भारती का निधन हो गया है। तो ये थे दोस्तों स्वामी केशवानंद भारती। तो दोस्तों, ये थे 10 सितंबर के करंट अफेयर्स। अब बात कर लेते हैं हमारे पिछली वीडियो के क्वेश्चन के बारे में। हमारी पिछली वीडियो का क्वेश्चन था, किसने हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए स्क्रैमजेट तकनीक का सफल परीक्षण किया है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, DRDO। तो जी हाँ दोस्तों, DRDO ने हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए स्क्रैमजेट तकनीक का सफल परीक्षण किया है। और इस प्रश्न के सही उत्तर देने वालों के नाम हैं मानसी जोशी, साक्षी आर्या और कमल सिन्हा। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे आज की वीडियो के क्वेश्चन के बारे में। हमारी आज की वीडियो का क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक कब मनाया गया है? आपके ऑप्शन है 9 सितंबर, 8 सितंबर, 7 सितंबर या 6 सितंबर। आपको इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है दोस्तों। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, हर संडे सुबह 11 बजे उत्तर पाठशाला आप लोगों के लिए रिवीजन प्लेटफॉर्म लेके आता है, जिसमें हम वीकली करंट अफेयर्स के टॉप 50 MCQ आपके लिए लेके आते हैं। तो वीकली करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए आप हर संडे सुबह 11 बजे वीकली करंट अफेयर्स क्विज का हिस्सा जरूर बनेगा दोस्तों। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा और आपके कोई हमें सुझाव हो तो अपने सुझाव और इस वीडियो पे आपकी प्रतिक्रिया आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। टिल नेक्स्ट वीडियो।